हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया या फॉर्म भरने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी में रिजेक्ट नहीं होना है, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, दो वैकेंसी निकली है आपको पता है, एक 12वीं लेवल पर निकली है और एक ग्रेजुएट लेवल। एक बोलते हैं आप अंडर ग्रेजुएट और एक बोलते हैं ग्रेजुएट, ठीक है, अलग अलग नाम से आप लोग जानते हैं। तो अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर रिग्रेट कीजिएगा। तो आपसे एक चीज पूछा जाता है फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप टू द पॉइंट इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ। आपसे फॉर्म भरते वक्त एक चीज पूछा जाता है कि क्या आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिसको यूआर बोलते हैं, अनरिजर्व्ड, ठीक है, या आपसे पूछा जाता है क्या आप ओबीसी एनसीएल से यहाँ पर ये करते हो, या आपका एससी है या एसटी है या ईडब्ल्यूएस है। तो ऐसे करके फॉर्म भरते वक्त एक पॉइंट आता है कि आप किससे बिलोंग करते हो, जनरल से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से या ईडब्ल्यूएस से। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया रहता है, ये लोग बोलते हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना रहता है, याद रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना रहता है, बस उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है आपसे। क्या मांगा जाता है आपसे? आपसे जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जनरल वालों को कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, ये जो जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इन्हें कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओबीसी वाले को लगेगा, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। अब ये ओबीसी में क्या नियम है, एससी एसटी में क्या नियम है और ईडब्ल्यूएस में क्या नियम है, हम डिटेल में बताने वाले हैं, आप सुन लीजिएगा, ताकि ना आपको कमेंट करना पड़ेगा ना आपको टेंशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भरो या 12 लेवल भरो, दोनों के लिए नियम यहाँ पर सेम है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो आपका जो यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट हुआ, या यहाँ पर एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हुआ, वो आपका सेंट्रल लेवल होना चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कि वो आपका सेंट्रल लेवल होना चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए, हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है। सबसे पहले जो हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें आप देखिएगा ऊपर में, ठीक है, सबसे ऊपर में आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में 2 लाइन पढ़िएगा, लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, आपके स्टेट का नाम, जो भी आपका स्टेट का नाम होगा। मान लीजिए कि मेरे स्टेट का नाम है यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि मेरे स्टेट का नाम यहाँ पर जो है झारखंड है, ठीक है, या आपका स्टेट का नाम बिहार है, तो आपका अगर स्टेट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में देखिएगा तो ये स्टेट लेवल है, जो कि नहीं चलेगा, ठीक है। और सेंट्रल लेवल में क्या लिखा हुआ रहता है, सेंट्रल लेवल में जो आपका लिखा हुआ रहता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, अंडर द, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत बनाया गया है सेंट्रल लेवल, तो ये वाला चलेगा। ओबीसी हो, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, ये चीज लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ कुछ एनेक्सर होते हैं, ठीक है, ANNEXURE, एनेक्सर, ठीक है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, तो किस एनेक्सर के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए ये भी आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, आपको पूरा फॉर्मेट ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी के बारे में, फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में 8.5 क्लॉज में दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है कब से कब के बीच में बना हुआ होना चाहिए। ये बात आप लोग पूछते हो ना, तो इशू जो होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर दिया गया है एनेक्सर 2 के हिसाब से, क्या है आपका जो है एनेक्सर 2 के हिसाब से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। फेलिंग टू डू सो विल रिजल्ट इन देयर क्लेम फॉर रिजर्वेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड दे मे बी कंसिडर्ड यू आर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है, मतलब अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब कौन कौन डेट के बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1 अप्रैल, ठीक है, आपका 1 अप्रैल 2025, क्या है, रुकिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से लेके, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, उसके बीच में जो है आपका यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट। इस चीज को आपको क्लियर हो गया। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना हुआ है तो वह वैलिड नहीं कहलाएगा। अब एससी एसटी के लिए बात करते हैं कि एससी एसटी के लिए इन्होंने क्या कहा है कि एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वे कब से कब तक का बना होना चाहिए। देखिए, एससी एसटी में यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रायर टू यहाँ पर बिहार स्टेट ओनली शुड कास्ट सर्टिफिकेट ऑल कैटेगरी शुड डिक्लेयर्ड। हाँ, देखिए एससी एसटी में भी इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला है कि आपका जो एससी एसटी सर्टिफिकेट है उसमें एक इशू डेट होता है, ठीक है,
और लिखा हुआ रहता है कि वैलिड कब तक रहेगा। अब उसमें लिखा हुआ है कि आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए काफ़ी अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि आपका SC/ST सर्टिफिकेट भी जो है, इसमें स्टार्टिंग डेट नहीं दिया गया है कि कब से बना होना चाहिए, लेकिन कब तक का बना होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका OBC हो या SC हो या ST हो या EWS हो, लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। तो इसमें सबसे मेन क्या है, लास्ट डेट। लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर लास्ट फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उसके बाद बनवाते हैं तब दिक्कत होता है, तब आपको टेंशन लेना पड़ता है कि एग्जाम का तैयारी करें कि सर्टिफिकेट का यहाँ पर टेंशन ले। जैसे मैंने बताया था कि किस एनेक्सर के हिसाब से जो है आपका RRB NTPC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं आपको वही भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको वही एनेक्सर भी बता देता हूँ, ठीक है, कि किस एनेक्सर के हिसाब से जो है आपका सर्टिफिकेट्स यहाँ पर होना चाहिए। तो एनेक्सर जो है आपको यहाँ पर सबसे नीचे में मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम SC/ST का ही बात करते हैं ठीक है। SC/ST का अगर यहाँ पर देखें तो ये आपका जो है एनेक्सर 1 के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर एनेक्सर 1 मैंने रेड से कर दिया है, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। अब इसमें ऊपर में आप देखिए कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सेम अगर आपके पास ऐसा भी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन द बेस्ड ऑफ, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर देख लेना है। थोड़ा मतलब थोड़ा अलग भी रहे तो चलेगा, लेकिन मिलता जुलता होना चाहिए। इस फॉर्मेट से जो है आपका यहाँ पर जो है मिलता जुलता होना चाहिए। OBC का देखिए, OBC के बारे में यहाँ पर अगर देखें तो OBC का जो यहाँ पर है कुछ इस तरीका से है। देखिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है ना। EWS में भी लिखा हुआ होगा कि आपका जो है कहाँ गया, ये डिक्लेरेशन अभी नहीं काम आता, ये बाद में काम आता है, ठीक है। EWS में भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर खाली जगह छोड़ा गया है। और SC/ST में भी मैंने देखा है, पर यहाँ पर रेलवे वाला में ऐसा नहीं मांगा जा रहा है। रेलवे वाला में बोल रहा है कि SC/ST बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बस बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। अगर आप RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, या 12 लेवल किसी की भी तैयारी करें तो उन सभी के लिए जो बेस्ट बुक है RRB NTPC के लिए, उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर भी आपको शो कर रहा होगा बुक, एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बुक अच्छा लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी बुक दिए हैं सब ऐसे बुक दिए हैं जिनको पढ़ के बच्चों ने एग्जाम निकाला है। अच्छे बुक जैसे कि किरण पब्लिकेशन अच्छा होता है, अरिहंत आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो जितने बेस्ट क्वालिटी के बुक्स हैं उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।